यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान एवरीवन प्लान्स कि हम अपना फर्स्ट आंसर ना एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रिपरेशन के बाद ही लिखेंगे, एंड आफ्टर रीचिंग देयर जब हम एक्चुअली आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को गो थ्रू करते हैं, तब वी कम अक्रॉस वेरी इंटरेस्टिंग डायरेक्टिव्स आस्क्ड इन क्वेश्चंस बाय यूपीएससी, जैसे कि जस्टिफाई, कमेंट, क्रिटिकली डिस्कस, एग्जामिन एटसेट्रा। अब हमने लाइफ में आज तक इतना ध्यान तो नहीं दिया होता है इन कीवर्ड्स पर, तो प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास तो सेम ही कंटेंट है टू ऑफर फॉर ऑल दीज डायरेक्टिव्स, तो क्या हमें वही सेम कंटेंट ही लिखना होता है अंडर ऑल दीज डायरेक्टिव्स, या इन कीवर्ड्स डायरेक्टिव्स का कोई स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस है, कोई स्पेसिफिक मतलब है जो एग्जामिनर हमें बताना चाह रहा है, कन्वे करना चाह रहा है, बिकॉज वी ऑल नो कि यूपीएससी एक भी वर्ड तो फालतू का लिखेगा नहीं। So does it mean that examiner is trying to guide us through these keywords if we want to score higher than average marks in each and every question? तो इन्हीं सब कंफ्यूजन्स को आज हम एकदम 100% क्लियर करेंगे। So hi everyone, welcome to Think Basic folks. I am Soumya. Let's straightly start our today's discussion on understanding UPSC questions effectively. So now, इससे पहले आपको ये वीडियो बोर लगने लगे या irrelevant लगे, तो let me tell you why I wrote that you must know this before writing your first answer. Why am I emphasizing so much on these keywords? तो देखो, ये जो कीवर्ड्स है ना, इनके थ्रू एग्जामिनर आपको हिंट्स देता है इन एवरी क्वेश्चन। अब हिंट्स का क्या मतलब है ये समझो। देखो, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके पास काफी ज्यादा कंटेंट है ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आप लिखना चाहते हो, बट लेकिन आपको पता है, अगर आपने आंसर बुकलेट अभी तक देखी हो, कि हर क्वेश्चन को आपको एक लिमिटेड वर्ड लिमिट में आंसर करना होता है, जिसके लिए लिमिटेड स्पेस ही दी जाती है। तो हम क्या करते हैं, घुसा घुसा के आंसर, अपना पूरा कंटेंट उसमें लिखने की कोशिश करते हैं कि कुछ छूट ना जाए, कहीं से एग्जामिनर को ये ना लगे कि हमने कोई पॉइंट छोड़ दिया है। स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने इनिशियल डेज में जब आंसर राइटिंग स्टार्ट की थी, ये सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने भी करी थी, ठीक है। या फिर कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको किसी क्वेश्चन का मतलब समझ नहीं आ रहा है, आप उसको सही से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पास कंटेंट शायद कम अवेलेबल है उस आंसर को लिखने के लिए। अब यहाँ पे ये कीवर्ड्स आपको गाइड करेंगे कि एक्चुअली एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है। मान लो आपके पास अगर कंटेंट ज्यादा है, कम है, या वो कंफ्यूजन है, तो आपको ये कीवर्ड्स ही बताएगा कि भाई कौन से 4 या 5 पॉइंट है जो एग्जामिनर चाहता है कि आप फोकस करो अपने आंसर पे। अब इससे क्या होगा कि आपका आंसर एक तो रेलेवेंट बना रहेगा, ठीक है, प्लस प्रिस्क्राइब वर्ड लिमिट में मेंटेन रहेगा, टू द पॉइंट रहेगा, क्रिस्प रहेगा। इससे यू कैन फेच मोर मार्क्स इन एवरी क्वेश्चन। नियरली आप 1 to 3 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो इन एवरी क्वेश्चन। सो इन सभी कीवर्ड्स का मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए मैंने इन सारे कीवर्ड्स को 5 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर दिया है विद द इंक्रीजिंग डिफिकल्टी लेवल, जो आप यहां देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। इसमें से भी यूपीएससी का जो फेवरेट एरिया है दैट इज द ब्लॉक 2, जिसमें आप कंपेयर, कंट्रास्ट, एक्सप्लेन, ब्लॉक 3 जिसमें जस्टिफाई, कमेंट, एनालाइज, एंड ब्लॉक 4 क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकल वाली जो सारी टर्म्स होती है ना, एग्जामिन, इवैल्यूएट, ये वाला यूपीएससी का फेवरेट एरिया। तो चलिए जल्दी से अभी एक एक करके हम इन डिटेल में समझते हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले वन मोर थिंग, अगर आप मेंस को स्टार्ट करने का प्लानिंग कर रहे हो और अगर आप उसमें थोड़ी बहुत भी डिफिकल्टी फेस कर रहे हो कि भाई मैं कैसे शुरू करूं मेंस की प्लानिंग, कैसे प्रिपेयर करूं कि मेरी जो प्रिपरेशन है वो ऑन ट्रैक रेलेवेंट बनी रहे यूपीएससी के लिए, तो इन वीडियोस को आप रेफर कर सकते हो, जहां मैंने पहली वीडियो में पूरा एक रोड मैप बताया हुआ है फॉर यूपीएससी 2024 की कैसे नेक्स्ट 5 मंथ्स ही पूरा डिसाइड कर सकते हैं आपकी यूपीएससी 2024 की जर्नी को। एट द सेम टाइम ये जो 3 वीडियोस हैं GS1, GS2 एंड GS3 पर मैंने इनकी पूरी सिलेबस की पूरी एनालिसिस की हुई है, अगर आप चाहो तो इन्हें रेफर कर सकते हो। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्लॉक 1 से, जिसके अंदर आपको डिफाइन, डिस्क्राइब, आइडेंटिफाई, इन्यूमरेट, लिस्ट डाउन, इस तरीके के कीवर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बेसिकली आपको व्हाट एस्पेक्ट को आंसर करना होता है, मतलब कि किस टॉपिक पे बात हो रही है। ये यूजुअली या तो आपको 10 मार्कर्स में मिलेंगे या आपको 15 मार्कर वाले क्वेश्चंस में एज सब पार्ट्स मिल जाएंगे। काफी सिंपल कीवर्ड्स होते हैं, इसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आपको लिखना होता है। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डिफाइन से। देखो डिफाइन का क्या मतलब है, आपको यहाँ पे बिल्कुल प्रिसाइज मीनिंग, ध्यान रखना मीनिंग नहीं, प्रिसाइज मीनिंग यानी एग्जैक्टली डेफिनेशन आपको लिखनी है, जिसमें भी आपको फोकस करना है इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पर। ये यूजुअली आपको सब पार्ट के रूप में मिलेंगे, यानी अगर 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आ रहे हैं या 10 मार्क्स के में भी आ रहे हैं तो नियरली अबाउट 2 to 4 मार्क्स कैरी करेंगे। एंड हाँ, डिफाइन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वहां पर डेफिनेशन लिख के आ गए। कोशिश करो कि उसके साथ अगर आप कोई डायग्राम या एग्जाम्पल लिख सकते हो जिससे आपकी डेफिनेशन और ज्यादा क्लैरिटी से एग्जामिनर को समझ में आ सके, तो प्लीज वो बनाना जरूरी है। जैसे कि आप देख सकते हो 2020 में ये GS3 का क्वेश्चन था, जहां पे आपको करना है डिफाइन पोटेंशियल जीडीपी एंड एक्सप्लेन इट्स डिटर्मिनेंट्स। तो देखो डिफाइन पोटेंशियल जीडीपी एज अ सब पार्ट पूछा हुआ है। ये कितने मार्क्स के, 10 मार्क का क्वेश्चन में, यानी कि 2 से 3 मार्क्स आपका सिर्फ इसी के लिए है। नेक्स्ट कमिंग टू डिस्क्राइब। अब डिस्क्राइब में बेसिकली क्या करना होता है, आपको इसमें डेफिनेशन के साथ में विद इन एडिशन टू डेफिनेशन आपको यहाँ पे फीचर्स,
कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताने हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे देखो लास्ट ईयर ही 2022 में GS1 का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स। तो अब आपको यहाँ पे प्राइमरी रॉक्स को डिफाइन तो करना ही है, जो ऊपर मैंने आपको बता दिया डिफाइन कैसे करना है। उसके साथ डिस्क्राइब में आपको क्या बताना होता है, एक्स्ट्रा फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एस्पेक्ट्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे आइडेंटिफाई एंड आउटलाइन की। इन दोनों का सेम ही मीनिंग है। इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, आपको जो मेन आइडिया है ना एक टॉपिक के ऊपर उसको पॉइंट आउट करना है, उसको लिखना है, और उन मेन आइडिया को सिर्फ पॉइंट वाइज फ्रेम नहीं कर देना है या पैराग्राफ में फ्रेम नहीं कर देना है कि बस लिख के छोड़ा है ना, उसके साथ आपको उसे डिस्क्राइब भी करना है इन मेन आइडियाज को, लेकिन बहुत ही क्रिस्प वे में, बहुत ही शॉर्ट वे में। ठीक, इसके बाद आता है आपका एन्यूमरेट और लिस्ट डाउन। इनमें आपको क्या करना होता है, आपको लिस्ट डाउन करना होता है डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट पॉइंट वाइज ध्यान रखना, यहाँ पे पैराज में नहीं करना है। एक तो इसके साथ आपको क्या करना है कि जो हर एक डिटेल है, हर एक एस्पेक्ट जो आपने लिखा है ना, उसको आपको डिस्क्राइब करना है। जैसे कि देखो 2021 में GS1 का क्वेश्चन नंबर 20 था, दैट हाउ डज इंडियन सोसाइटी मेंटेन कंटिन्यूटी इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज, इन्यूमरेट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इट। तो आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज बताना पड़ेगा डिटेल में कि कौन से चेंजेस हो रहे हैं। उसके बाद आपको डिस्क्राइब भी करना है हर एक चेंज को कि भाई ये कैसे हो रहा है, इसका क्या इफेक्ट होगा, क्या इंप्लीकेशन होगा, उस तरीके से। लास्ट वन इज नरेट। अब देखो नरेट में क्या करना है कि आपको एक स्टोरी फॉर्मेट में आपको बताना है। ठीक है, यू हैव टू राइट व्हाट इज आस्क्ड अबाउट द टॉपिक इन अ स्टोरी फॉर्मेट, एंड यहाँ पे आपको पैराज लिखने हैं, पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, बिकॉज आप एक स्टोरी की तरह लिख रहे हो। एंड स्टोरी मतलब कि एक आपके आंसर का फ्लोइंग नेचर होना चाहिए, इट शुड हैव अ गुड फ्लो, यानी इंटरलिंकिंग ऑफ पैराज यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, नाउ कमिंग टू ब्लॉक 2, इसमें आपको दो एस्पेक्ट पे फोकस करना होता है, व्हाट एंड व्हाई। एंड इसके साथ साथ एक दो कीवर्ड्स ऐसे भी हैं जहां पे आपको हाउ वाले एस्पेक्ट को भी आंसर करना पड़ेगा। स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले कंपेयर से। कंपेयर में देखो क्या मतलब होता है, दैट यू हैव टू राइट इन ब्रीफ द मीनिंग ऑफ द फिनोमिनाज आस्क्ड, और फिर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज दोनों बतानी है फिनोमिनाज या टॉपिक्स के बीच में जो आपसे पूछा हुआ है इन अ टैबुलर फॉर्मेट। ध्यान रखना सिमिलैरिटी भी बतानी होती है इसमें। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूछा हुआ था 2015 में GS1 में, दैट व्हाई डिड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट अकर इन इंग्लैंड, डिस्कस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल there during industrialization and how does it compare with that in India at present। तो आपको इंडिया एट प्रेजेंट और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे जो इंग्लैंड था उसके बीच में आपको कंपेयर करना है। ठीक, नाउ कमिंग टू कॉन्ट्रास्ट। अब देखो कैसे डिफरेंट है कंपेयर से। कॉन्ट्रास्ट में कंपेयर की तरह ही सब कुछ सिमिलर होता है, लेकिन आपको यहाँ पे 80 to 85% ऑफ द कंटेंट डिससिमिलैरिटीज पे फोकस करना है। ऐसा 50-50 करके नहीं आना है कि 50% सिमिलैरिटी लिख दिया 50% डिससिमिलैरिटी लिख दिया, नहीं, 80 to 85% आपका डिससिमिलैरिटी पे फोकस ज्यादा रहेगा। डिस्टिंग्विश और डिफरेंशिएट ये दोनों ही सेम है। यहाँ पे बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंसेस ही लिखने हैं, दो फिनोमिनाज या दो से ज्यादा जितने भी पूछे उनके बीच में, बिल्कुल भी यहाँ सिमिलैरिटी लिखनी नहीं है। जैसे कि 2021 में GS3 का क्वेश्चन नंबर 2 था, दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट। अब इन दोनों के बीच में आपको सिर्फ डिफरेंसेस ही लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है यूपीएससी के द्वारा ये कीवर्ड। एक्सप्लेन का क्या मतलब होता है कि आपको एक जो भी स्टेटमेंट दी है इसे आपको क्लैरिफाई करना है। कैसे करोगे, आपको बिल्कुल डिटेल अकाउंट लिखना पड़ेगा अबाउट व्हाट, व्हाई एंड हाउ विद रीजंस। एंड ये एक्सप्लेन का क्या मतलब होता है कि भाई यहाँ पे आपको दो चीजों का ध्यान रखना है कि करेक्ट सीक्वेंस होना चाहिए, प्लस जो भी की टर्म्स आ रही हैं आपके आंसर में उनको आपको डिफाइन करते हुए चलना है, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स जो मस्ट है। ठीक है, देखो लास्ट ईयर ही 2022 का GS3 का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11, इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रीसेंट पास्ट हैज बीन लेड बाय इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे दी है और मैंने आपको बता दिया एक्सप्लेन का मतलब क्या है। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू इलूसिडेट और क्लैरिफाई। अब ये दोनों का सेम मीनिंग होता है। इसका क्या मतलब है कि कोई स्टेटमेंट आपको दी गई है जिसके बारे में एग्जामिनर को मान लो बिल्कुल जीरो नॉलेज है या काफी कंफ्यूजन है उनको, उसको आपको बिल्कुल क्लियर करना है एग्जामिनर को। कैसे करोगे, व्हाट, व्हाई एंड हाउ तो लिखोगे ही, विद रीजंस यू हैव टू राइट इट। इन तीनों एस्पेक्ट्स को आपको केटर करना है। ठीक है, और कैसे करना है, आपको इसमें बिल्कुल एविडेंसेस भी देने हैं, एग्जाम्पल, फैक्ट्स, ठीक है, रिपोर्ट्स वगैरह, एंड बिल्कुल भी क्रिटिसाइज करने की इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये 2015 में GS2 का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, SHG the bank linkage program, which is India's own innovation, has proved to be one of the most effective poverty alleviation and women empowerment program. You have to elucidate. अब आपको बताना है। अब देखो आपको स्टेटमेंट से ही समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा सा पॉजिटिव बायसनेस है कि भाई जो है इसने प्रूव किया है।
कि ये इफेक्टिव है पॉवर्टी एविलिएशन में ये प्रोग्राम, तो ये कैसे है ये आपको बताना है, ठीक है। सो देयरफॉर नो क्रिटिसिज्म इन दीज क्वेश्चंस। नाउ कमिंग ऑन टू इलैबोरेट। इलैबोरेट में आपको क्या करना होता है कि जो आपको स्टेटमेंट दी है इसमें आपको और ज्यादा उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा बाइफरकेट करके उसका अच्छे से डिटेल एंड इन्फॉर्मेशन आपको देना होगा विद एग्जाम्पल्स, एंड यहाँ पे भी आपको क्रिटिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 खत्म होता है। ब्लॉक 3 पे हम आते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स एस्पेक्ट्स को कंसिडर करके चलना होता है, ठीक है। थोड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस यहाँ पे चलता है, ठीक है। एंड इट इज द मोस्ट आस्क्ड कीवर्ड्स बाय द यूपीएससी। यहाँ पे जो आपकी आंसर्स हैं इट विल फ्लोट बिटवीन द बायसनेस एंड अनबायसनेस डिपेंडिंग अपॉन द टोन ऑफ द क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जस्टिफाई, सब्सटैंशिएट, गिव आर्ग्यूमेंट्स या प्रूफ कीवर्ड से। इन चारों का सेम ही मीनिंग होता है। बेसिकली यहाँ पे जो आपका आर्ग्यूमेंट है या आपका जो ओपिनियन होगा उसे आपको एक्सप्लेन करना होगा इन डिटेल विद कन्विंसिंग एविडेंसेस। कन्विंसिंग एविडेंसेस की भाई लगना चाहिए एग्जामिनर को कि जो आप अपना पॉइंट लिख रहे हो ना भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल आप गलत नहीं बोल रहे हो, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू ऑल्सो राइट कि जो अदर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं पॉसिबल वो क्यों सही नहीं है, ठीक है। बेसिकली आपको यहाँ पे एज अ लॉयर प्रेजेंट करना है अपने आर्ग्यूमेंट को। यू हैव टू कन्विंस द एग्जामिनर, ओके। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट कीवर्ड कमेंट। बहुत बार आपने ये सुना होगा, ठीक है। फेसबुक पे तो कमेंट्स चल ही रहे होते हैं, इंस्टा पे भी चल रहे होते हैं, यूपीएससी में भी चलते हैं, ठीक है। इट इज मोस्ट यूज्ड बाय यूपीएससी। यहाँ पे आपको बेसिकली इसका मतलब क्या है कि मेन पॉइंट्स जो है ना टॉपिक के आपको उनको लिखना है एंड यू हैव टू गिव योर ओपिनियन ऑन दीज पॉइंट्स विद लॉजिक एंड रेलेवेंट एविडेंसेस इन फॉर्म्स ऑफ समझ लो फैक्ट्स, एग्जाम्पल, रिपोर्ट्स इन योर फेवर। जो आप ओपिनियन दे रहे हो अपने फेवर में आपको वही कन्विंसिंग एविडेंसेस लिखने हैं। ध्यान रखना एक चीज कि यहाँ पे अगर आपको एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जो कि बायस्ड है तो आपका जो 80 to 90% आंसर होगा ना वो उस बायसनेस को प्रूफ करने में लगना चाहिए, और 10% थोड़ा आप अगेंस्ट में लिख सकते हो ताकि आपका होलिस्टिक कवरेज रहे। और एक अगर अनबायस्ड स्टेटमेंट है तब आप अपना जो है ओपिनियन दे रहे हो यहाँ पे, और 50-50% आप फॉर एंड अगेंस्ट दोनों में लिखोगे, लेकिन कंक्लूजन यहाँ पे हमेशा ही आपका एक्शन ओरिएंटेड, फ्यूचरिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक नोट पे ही एंड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर 2022 में GS2 का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, दैट रिफॉर्मिंग द गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम थ्रू DBT स्कीम इज अ प्रोग्रेसिव स्टेप बट इट हैज लिमिटेशंस टू। कमेंट प्रोग्रेसिव भी है लेकिन लिमिटेशंस भी है, ठीक है। अनबायस्ड हो गया, ये 50-50 हो गया, तो यहां पे आपको अपना ओपिनियन तो देना ही है प्लस फॉर एंड अगेंस्ट 50-50 लिखना पड़ेगा, ओके। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट दैट इज डिस्कस और डिबेट कीवर्ड। यहाँ पे आपको जो भी टॉपिक है या कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट है, उसको एक्सप्लेन करना है, आपको डिटेल्स देना है उस एक्सप्लेनेशन के ऊपर विद एग्जांपल्स, एंड यू हैव टू ऑल्सो राइट बोथ पॉजिटिव नेगेटिव या फॉर एंड अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स विद एविडेंसेस। एंड कंक्लूजन में आपने जो भी फॉर एंड अगेंस्ट चीजें मेंशन की है उसको आप बैलेंस्ड वे में कंक्लूड करोगे अपने कंक्लूजन में। डिस्कस मतलब जब भी आपके अगर फ्रेंड्स के साथ लड़ाई होती है या आप डिस्प्यूट हो जाते हैं तो क्या हम बोलते हैं कि चलो यार साथ बैठ के डिस्कस करते हैं अच्छे से सारी चीजों को। तो सारी चीजों को मतलब होलिस्टिकली आपको सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस में कवर करना होता है। कमिंग ऑन टू इवैल्यूएट और असेस। अब यहाँ पे आपको बोथ साइड्स ऑफ द टॉपिक लिखने हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, एंड देन यू हैव टू स्टेट योर पोजीशन बेसिंग योर आर्ग्यूमेंट्स ऑन द एविडेंसेस। हमेशा ध्यान रखना जो भी आपका ओपिनियन जहां पूछा जाए, ठीक है। बहुत बार हम क्या करते हैं आंसर्स में, आपको कई लोग ये भी बोलते होंगे कि भाई आंसर में अपना ओपिनियन नहीं देना चाहिए, बहुत ही बैलेंस्ड आंसर रखना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द कीवर्ड कि भाई कीवर्ड या डायरेक्टिव कैसा जुड़ा हुआ है क्वेश्चन के साथ में। जहां पे आपसे पूछा गया है कि आपका क्या ओपिनियन है वहां पे आपको देना पड़ेगा। नहीं दे के आओगे तो आपका आंसर इररिलेवेंट हो जाएगा, और वहीं पे आपके मार्क्स जहां पे 7 to 8 मार्क्स आप स्कोर कर सकते थे आउट ऑफ 15, तो आप वहां पे हार्डली 2 या 3 मार्क्स ही स्कोर कर पाओगे। इतना डिफरेंस आप क्रिएट कर दोगे एक ही क्वेश्चन में, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट जल्दी से डिस्कस करते हैं एग्जामिन। एग्जामिन का मतलब होता है कि आप भाई स्क्रूटनाइज कर रहे हो क्वेश्चन को इन डेप्थ में। अब एग्जामिन में यहाँ पे आपको क्रिटिसिज्म नहीं लिखना होता है सिर्फ, रादर आपको यहाँ पे दोनों साइड्स ऑफ द पॉइंट्स देने पड़ेंगे, अप्रेजल भी और क्रिटिसिज्म भी। यू हैव टू राइट ऑल द पर्सपेक्टिव्स, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, कॉज इफेक्ट्स हैं, इंप्लीकेशंस हैं, और भी जो पर्सपेक्टिव्स पॉसिबल हो सकते हैं उन सबको आपको अपने एग्जामिन में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये देखो 2022 में लास्ट ईयर GS1 का क्वेश्चन नंबर 7 था, दैट एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया। तो विंड एनर्जी का क्या पोटेंशियल है उसको आपको एग्जामिन करना है। तो अच्छे से जो पॉइंट्स मैंने बताया, दैट अप्रेजल भी, क्रिटिसिज्म भी, सारे पर्सपेक्टिव्स कि भाई ये एक्सपेंसिव है, ये ऑफशोर ज्यादा बेटर है, ऑनशोर बेटर है, इन सब चीजों का आपको इस तरीके से सारे पर्सपेक्टिव्स को इंक्लूड करना होगा। एनालाइज में एट द सेम टाइम क्या करना होता है कि आज जो एक टॉपिक दिया है, जो सब्जेक्ट दिया है, आप उसको फंडामेंटल या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में ना तोड़ दो, ब्रेक डाउन कर दो, ठीक है। एंड डिस्क्राइब ईच ऑफ दीज पार्ट्स इन रिलेशन टू ईच अदर,
ठीक है, कि कैसे इंटरकनेक्टेड हैं ये सारे पार्ट्स एक दूसरे से, प्लस यू हैव टू गिव डिटेल ऑन ईच पार्ट यूजिंग एग्जांपल्स एंड एविडेंसेस, फैक्ट्स, रिपोर्ट्स वगैरह ये सब। ठीक, इसी के साथ ब्लॉक 3 खत्म होता है। अब हम बात करेंगे ब्लॉक 4 पर, जो बहुत ज्यादा टिपिकल होता है। क्रिटिकल थिंकिंग एस्पेक्ट इसमें जुड़ जाता है, हर वर्ड या बेसिकली यहाँ पे आपके पास 2 डायरेक्टिव्स होते हैं। एक तो है ही आपका डिस्कस, एग्जामिन, कॉमेंट, उसके आगे क्रिटिकली जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपका बैलेंस्ड आंसर होना चाहिए, पॉइंटिंग आउट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। क्रिटिकल एनालिसिस या क्रिटिकली एग्जामिन या क्रिटिकली का मतलब ये नहीं है कि आपको बुराई करनी है, आपको सिर्फ क्रिटिसाइज करना है, बिल्कुल भी नहीं। ये एक रिलेशन में वर्क करता है। अगर मान लो आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव साइड पे दी हुई है तो आपको उसका ठीक है पॉजिटिव बताना है, लेकिन नेगेटिव भी बताना है। लेकिन मान लो आपको अगर स्टेटमेंट ही क्वेश्चन में नेगेटिव दी हुई है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे और नेगेटिवली क्रिटिक करके आ जाओगे। नेगेटिव दी है तो ठीक है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स थोड़े बहुत आपने बता दिए, लेकिन आपको फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी बताने पड़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, इट डजंट मीन क्रिटिसिज्म, इट मीन्स यू हैव टू बैलेंस आउट डिपेंडिंग अपॉन द टोन ऑफ द क्वेश्चन। स्टार्टिंग फ्रॉम यहाँ पे देखो क्रिटिकली डिस्कस है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको डिस्क्राइब करना है टॉपिक को, लिखना है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स फॉर ईच पॉइंट, एंड देन यू हैव टू कंक्लूड इट बाय गिविंग द फर्म ओपिनियन ऑन द टॉपिक। देना ही पड़ेगा। ये 2015 में JS2 का क्वेश्चन था, दैट इन एब्सेंस ऑफ अ वेल एजुकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड लोकल लेवल गवर्नमेंट सिस्टम, panchayats and samitis have remained mainly political institutions and not effective instruments of governance. Critically discuss. ठीक है, तो यहाँ पे आपको भाई क्वेश्चन की टोन से समझ में आ रहा होगा दैट दे आर नॉट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स। थोड़ा नेगेटिव साइड पे, तो भाई नेगेटिव ठीक है थोड़ा लिखोगे, लेकिन पॉजिटिव भी यहाँ बताना पड़ेगा, सिर्फ नेगेटिव नहीं लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रिटिकली एग्जामिन और क्रिटिकली इवैल्यूएट। यहाँ पे आपको टॉपिक को डिस्क्राइब नहीं करना है बहुत ज्यादा, यहाँ पे आपको डायरेक्टली जंप करना है, लिखना है फॉर एंड अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स को। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में होंगी विद एविडेंसेस, एंड देन यू हैव टू कंक्लूड इट विद योर व्यू। जैसे कि आपका लास्ट ईयर JS2 में क्वेश्चन नंबर 14 पूछा हुआ था, दैट क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसीजर्स थ्रू विच द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया एंड फ्रांस आर इलेक्टेड। नेक्स्ट इज क्रिटिकली कमेंट। इसमें आपको टॉपिक को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, आपको फिर उस टॉपिक पे अपना ओपिनियन विद एविडेंसेस देना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू ऑल्सो मेंशन कि आपके ओपिनियन के अलावा और ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट क्या है और उस आर्ग्यूमेंट के ड्रॉबैक्स क्या है। फिर आप कंक्लूड करोगे एक अपने फर्म ओपिनियंस के साथ में ऑन द टॉपिक। ठीक, तो इसी के साथ ही क्रिटिकली वाला पूरा ब्लॉक 4 खत्म हो गया है। लास्ट इज ब्लॉक 5, जो अभी तक यूपीएससी के द्वारा बहुत ज्यादा यूज तो नहीं की गए हैं ये कीवर्ड्स, बट लेकिन इन कमिंग फ्यूचर या एथिक्स वाले पोर्शन में इन सब का जो है यूज किया जा सकता है। ठीक है, जिसमें आपका पॉलिसी मेकिंग स्ट्रेटेजी वाला कंपोनेंट आ जाता है रिलेटेड टू गवर्नेंस एस्पेक्ट। अब यहाँ पे कीवर्ड क्या है, जैसे कि फॉर्मुलेट टू डिजाइन, यानी कि आपको बेसिकली क्या लिखना है यहाँ पे, यू हैव टू राइट अबाउट द सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट क्या है, उसमें क्या चैलेंजेस, इश्यूज या प्रॉब्लम्स हैं, आप उसके लिए क्या रिकमेंडेशन या सोल्यूशन दे रहे हो फॉर ईच ऑफ द इश्यूज और प्रॉब्लम्स। इस तरीके से आपको इन 2 कीवर्ड्स को टैकल करना है। तो आई होप अब जितने भी कीवर्ड्स यूपीएससी के क्वेश्चंस में यूज किए जाते हैं उन्हें मैंने अच्छे से आपको समझा दिया होगा एंड आपको काफी क्लैरिटी मिल गई होगी इनके बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा विद द बेल नोटिफिकेशन ऑन, सो दैट आपको ऐसी ही मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले जल्दी मिलता रहेगा। अगर आपकी भी कुछ रिकमेंडेशंस हैं कि इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो प्लीज अपने वो सारे टॉपिक्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं उन पे जरूर वीडियो बनाऊंगी। एंड दिस वाज द वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो जो मैंने आज कवर की है। आगे आप मुझे कमेंट से बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।